जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें यह भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो आपसे बात करेंगे। साथियों, आपको पूछने के लिए अवसर है। अभी हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया, इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5-6 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी जनाब ओवैसी साहब ने और वामन मिश्राम साहब ने जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिल करके अभी ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें ओवैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, वामन मिश्राम साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है, और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी हैं, और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने अभी इस मोर्चे को बनाया है, और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो वो जल्दी हो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो मोर्चे का लक्ष्य है, जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी वही विचारधारा है जो संविधान की चाहत है, जो संविधान की मंशा है। हम संविधानवादी लोग हैं। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। एक समान शिक्षा पद्धति, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति के आड़ में, जैसे पिछले साल कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई और 2 महीने सबको, पूरे देश को बंद करके अंदर रखा गया, उस 2 महीने में जो 4-5 कानून बने, एक कृषि का कानून बना जिसको अभी वापस लिया गया, 1 साल किसान आंदोलन करते रहे। उसी तरह कृषि के बाद बिजली का कानून बना, लेबर एक्ट बना, और नई शिक्षा नीति भी बनी। वो नई शिक्षा नीति ऐसी है कि जिस दिन वो जमीन में उतरेगी उस दिन आप हम सभी को पता चलेगा कि वो हमारे हित में है या हमारे बच्चों के नुकसान में है। हम जहाँ तक समझ पाते हैं, वो नई शिक्षा नीति भी कृषि कानून की तरह वो भी हमारे और आपके बच्चों के हित में नहीं है। पिछड़ों का जो रिजर्वेशन रोका गया उसको शुरू किया, लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया। वो शुरू होना चाहिए।
निजी क्षेत्रों में भी ST, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद ना हो। हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर अपना सहयोग और पक्ष देती है तो हमें चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, मूल्य की उनकी गारंटी दी जाए, किसानों को खाद बीज सस्ता हो, सिंचाई किसानों के लिए फ्री हो, घरेलू बिजली गरीब और कमजोर की फ्री हो, किसानों के गन्ने का भुगतान हो, छोटे दुकानदार जो मझोले दुकानदार हैं वो किसान हैं उनके जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएं। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। तो हम लोगों की चाहत है कि कानून व्यवस्था अगर इस प्रदेश की जनता हमारे मोर्चे को सफलता देती है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था सही की जाए, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिले, अन्य पिछड़े वर्गों को SC, ST को, माइनॉरिटी के जो गरीब बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिले। पुरानी पेंशन बहाली का एक मामला आया है, कुछ लोगों ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था, अब पेंशन नहीं दी जाएगी ऐसा उन्होंने कानून बनाया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सबसे पहले अगर उस कानून को किसी ने माना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। पिछली बार 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। अभी भी बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है, बहुत सारे प्रदेशों ने धीरे धीरे करके उस पेंशन को खत्म किया, लेकिन सबसे पहले अगर खत्म किया तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आज वो जरूर कहते हैं कि पुरानी पेंशन वो बहाल करेंगे, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस मोर्चे को लोग सहयोग देते हैं, बहुमत देते हैं, तो ये मोर्चा जरूर पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। ऐसी कुछ मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमारे सीटों के बंटवारे में कोई विवाद नहीं है, लगभग 90-95% सीटों पर हम लोगों ने काम कर लिया है। कुछ लिस्टें हमारी जारी भी हो गई हैं, आने वाले 2-3 दिन में हमारी सारी लिस्टें जारी हो जाएंगी। यही कुछ बातें आपको जानकारी में देना था। ओवैसी जी, आप कहते थे कि मुसलमानों का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री बनाएंगे उसमें एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। कहाँ कहा था हमने? हमेशा से आप कहते हैं। कहाँ कहा था बताइए? किसने कहा? हमने कहा था कि हिस्सेदारी की लड़ाई है और हमारे राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन आसिम खान साहब ने ये कहा था कि डिप्टी CM एक मुसलमान होना चाहिए, वही कंसिस्टेंटली हम लोग कह रहे हैं। आजाद के लिए क्या राष्ट्रीय वर्मा काउंसिल की बात नहीं की, इस पार्टी से आपने नई बात की, अभी आपने वामन मिश्रा साहब से सुना कि दरवाजे खुले हैं, ठहरिए, वक्त इंतजार करिए, मालूम होगा। पार्टी भी आ रही है आपके साथ जी, वीआईपी पार्टी भी आ रही है क्या? आपने बहुत सारी कोशिश करवाई थी, जी जो है आखिरी मौके पर जो वैसे आपके साथ आप आए हैं, ये विकल्पहीनता मजबूरी का गठबंधन है या पहले से आप इस पे काम कर रहे थे? नहीं, ये मजबूरी का गठबंधन नहीं है। जिस विचारधारा के हम लोग हैं, हम लोग पिछले 4 महीने से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, आप लोगों ने हमें दिखाया हो या न दिखाया हो, लेकिन प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किसी पार्टी ने किए हैं तो जन अधिकार पार्टी ने किए, और हम सब लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर के पूरे प्रदेश में 4 महीने से, चतुर्मासा में भी हम लोग नहीं बैठे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और जो हम कर रहे हैं, जिस विचार के आदमी हैं वो आपके सामने हम देख रहे हैं, देख लीजिए, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है।
मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि भाजपा में तो सीएम योगी आदित्यनाथ है, सपा और आरएलडी के गठबंधन में अखिलेश यादव है, आपके गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, अब हमारे गठबंधन में अभी तो मुझे आप लोगों ने कहा है कि मैं संयोजक हूँ, बाकी अब आप लोग से पूछ लीजिए। अभी आप लोगों के सामने हम लोगों ने सलाह मशवरा करके घोषित करने के लिए ओवैसी साहब को कहा था और ओवैसी साहब ने घोषित किया कि इस गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री 5 साल के टेन्योर में होंगे। एक पिछड़े वर्ग का होगा जो हमारे सामने बाबू सिंह जी है, और एक दलित का होगा यानी शेड्यूल कास्ट का होगा, उसका चेहरा घोषित किया जाएगा। और 3 डिप्टी सीएम होंगे, उसमें डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा। बाकी 2 लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद एक मिनट अरे 2 मिनट। फिर उसके बाद में अभी और भी कई लोग हैं, जैसे भागीदारी मोर्चा बना था, आप लोगों को मालूम है भागीदारी मोर्चा बनाया था, ओम प्रकाश जी ने बनाया था। मतलब वो तो बाबू सिंह जी भी उसमें थे, मगर सामने चेहरा जो था वो इनका था। वो जो है वो केवल वो चले गए, बाकी सारे भागीदारी मोर्चा के लोग इसी में शामिल है। इसके अलावा अभी और माइनॉरिटी के हो या और बैकवर्ड क्लासेस के तमाम छोटे मध्यम प्रादेशिक स्तर के दल है जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं आने वाले समय में। वैसे साहब एक सवाल ये है कि प्रियंका गांधी हाँ, किसको पूछना है? मुझे पूछना है, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। कुशवाहा साहब से। एक सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी बड़ा ही मन से भी घोषणा की जिसके साथ हम जाते हैं वहां पे सरकार बनती, उसकी हम सरकार बनाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को किंग मेकर घोषित कर दिया है चुनाव से पहले। आपको इसके क्या मायने दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी बात में दम है? नहीं, अगर वो कह रहे होंगे तो होंगे, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं? वैसे नहीं, इधर लेडी सवाल सर सीटों का कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है? सीटों पे कोई फाइनलाइजेशन हुआ है सर? हाँ, सीटों का हो गया है। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 95 सीटों पर हमारा 95% सीटों पर हमारा सवाल सुन लीजिए पहले पूरा। एक मिनट तो सवाल तो सुन लीजिए पहले पूरा सर। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? क्योंकि 403 पहले फेज की पोलिंग के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। नामांकन हमारे हैं। हाँ, नामांकन हो गया दूसरे में हमारा। चल रहा है, तो सब- टोटल काउंटिंग कितनी है सीटों पर? 403 अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर। खत्म कितना करेंगे? सवाल लंबा कितना सवाल कर रहे आप हैं? 100 सीटों अरे पर- सवाल इतना जा रहा हम सर, वो बीच में है कोई? अरे अब बस सवाल समझ गया, आपको छोड़ दिया, हम बोलते हैं। हाँ छोड़, सुनिए अब सुनिए, हो सुनिए। गया जी 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 बताइए। क्या और कुछ बोलना है? ना अभी लंबा करेंगे फिर। 403 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, पहली बात। उसमें से 95 सीटों पर हम लोगों का कंसेंसस हो गया है, 95% सीटों पर। ठीक है, 5% सीटों पर 3 दिन के अंदर नाम के साथ लिस्ट घोषित की जाएगी। ये बात है। अभी ओवैसी साहब बोले। वैसे साहब मेरा सवाल आपसे है, सीटों की बात है, आपकी अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं। देखिए, बढ़ने तो लोग नहीं है। हमारी बाबू सिंह कुशवाहा साहब की, वामन मिश्राम साहब की, परविंदर प्रताप सिंह साहब की, कमलेश चौहान साहब की, रामचरण कश्यप साहब की, रामकरण कश्यप साहब की, हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से चल रही है। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे सर अरे इतना ये बॉक्सिंग मैच हो रहा है क्या? है? इतना सब्र रखिए। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्राम साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं।
कि आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओवैसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम को पहला और दूसरा क्या चंद्रशेखर को भी साथ में ले रहे हैं क्या? ये दो सवाल एक साथ में। नहीं, अब ये अभी आपके सामने बोलेंगे हमको टेलीफोन आ रहा भाई, अरे बोलेंगे ना, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है तो हम बता देते हैं। बोल दो ना, सुन लो। चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है। तो वो जो हमने पहले कहा ये दरवाजे खुले हैं तो फिर वो बातें होंगी ना। टेलीफोन कई बार आया, कई बार। चलो आप पूछ लीजिए। ओवैसी साहब, नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो एक एक करके पूछिए, एक एक करके। तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस का समर्थन किया है। उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है, इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ जी, उनकी राय हो सकती है। मेरा सवाल ये है, हाँ बोलिए विशाल। मेरा सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा बेहतर चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है? आपका जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। सज्जाद नमाजी साहब ने आपको नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325+। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना। 403 का अरे हाँ, हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास। क्यों आप फिक्र मत रहिए, मुतमईन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप बता नहीं रहे हैं कि वो पश्चिम में बड़ी भागीदारी आपकी। सुनिए, ये बात तय हो चुकी है, जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम कायम हैं। आजम खां की अरे अभी आजम खां की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पर देखते हैं। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ वो पहले समझ लें। उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। वैसे कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी और ना, नो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएलडी का भी नामांकन हो रहा है। क्या सिर्फ पटोल की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो उनको, मुबारक हो। बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है, माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के हैं और उनकी फोटो भी आई है। और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं, उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी। तो अब ये तो ऐसा है, तो ये ठीक है, आ रहा है सामने, देखिए। बाबू सिंह कुशवाहा जी आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम है जन अधिकार, लेकिन कोई उनका वो है नहीं इस समय, चाहे 403 पे लड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, कह सकते हैं बड़े नेता, हमें उनकी बात पर कुछ नहीं कहना। नेता का डिफिनेशन इसमें क्या है कुशवाहा साहब? कुछ आप रहस्यमय चीज बता रहे हैं। कितने बड़े नेता है? देखिए और तो मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन अभिषेक जी से मैं बहुत डरता हूँ। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूँ, अभी ये मुझे थोड़ी देर पहले पा गए थे तो मैं दौड़ के भागा, तब भी ये मुझे पकड़ लिए। तो देखिए, अपने अपने आदमी के, हर आदमी के अपने दावे हैं, हर पार्टी के अपने दावे हैं, बीजेपी गठबंधन के अपने दावे हैं, बीएसपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, समाजवादी गठबंधन के अपने दावे हैं। सब अपने अपने कुछ भरोसे में, कुछ उनको जानकारी होगी तो कह रहे होंगे। हम भी भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और किसी से कम नहीं लड़ेंगे और किसी से कम जीतेंगे नहीं। तमाम लोगों ने आपको
बीजेपी चाह रही थी कि आप उनके साथ जाए, बात नहीं बनी। देखिए संपर्क राजनीति में उनसे 2-4 महीने पहले समाजवादी पार्टी से भी हुआ, कांग्रेस के भी लोगों से बातचीत होती है, बीजेपी के लोगों से भी बातचीत हुई। इससे बातचीत का कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हमारा अलायंस हो गया। जो हमारा अलायंस हो रहा है, आज हम पिछले 3 महीने से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और जो आपकी एक कंफ्यूजन है कि फर्स्ट फेज का नामांकन हो गया, हम लोगों की सहमति थे। हम लोगों ने नामांकन हमारे कैंडिडेटों ने किया है हर सीट में, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है, कहीं आपने किया है। तो सारे कैंडिडेट हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि 403 में कोई सीट छूटे ना, और हम लोग मिल करके 403 सीटों में पूरी मजबूती के साथ लड़ें। कोई लेट नहीं हुआ, हम नहीं लेट हैं, हमारी पूरी तैयारी है। आज अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि क्योंकि भाजपा ने आज प्रचार वाहन आज डिजिटल जो प्रचार तैयारियां थी, उनकी तैयारियां पहले से थी। तो क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बीजेपी को पहले से ही लीक कर दिया था कि इस बार डिजिटल प्रचार होना है? क्या आप भी मानते हैं कि अधिकारियों ने कुछ लीक की थी चुनाव आयोग की? और इसी से जुड़ा सुनिए, एक मिनट देखिए, जितने पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने भी नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैलीज अलाउ की जाए? सिवाय हमारी पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर वो हमसे फोन पर बात किए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए, पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया। हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यह है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो आपको भी लिखकर देना चाहिए था, आपने क्यों लिखकर नहीं दिया? हमने तो लिखकर दिया है, और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है, तो फिर हमको जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा, ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। नहीं है, मगर हमारे ताल्लुका शिवपाल यादव साहब से पर्सनली हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। आज बीजेपी ने चुनावी रथ निकाला है, करीब सैकड़ों, जिसमें पोस्टर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है। आपकी निगाह में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? अगर वो परमिशन नहीं लिए हैं ईसीआई से तो जाहिर एक्शन लेना चाहिए हो। अगर परमिशन लिए, मुझे नहीं मालूम लिए नहीं लिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कहा कि वर्चुअल रैली होगी, ऐसे में छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधन नहीं है उस लेवल पे, वो क्या अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे? उसका तरीका क्या होगा? और क्या आप इलेक्शन कमीशन से फंड की रिकमेंड करेंगे छोटी पार्टियां? इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो वो तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। मगर अब जो भी है, जिस तरह से है, उसको हमको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में अभी तक की जो सपा आरएलडी की लिस्ट आई है, उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको भरपाई करने की, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो वहां पे सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है।